अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वी हैव, उससे पहले हम वी विल डिस्कस सम टर्म्स। फर्स्ट इज ब्रेडर आर्च फॉर्म। ब्रेडर आर्च फॉर्म ब्रेडर ने दी थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो हमारी आर्च फॉर्म होती है वो परफेक्टली सर्कल या फिर परफेक्ट एलिप्स नहीं बनाती, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ डिफरेंट कर्व्स जो कि फाइनली मस्कुलर बैलेंस, टूथ पोजीशन का बैलेंस, बोन मॉर्फोलॉजी और एस्थेटिक्स को मेंटेन करता है किसी भी आदमी के अंदर। या फिर हम कह सकते हैं कि डेंटल आर्च विल फॉलो अ यूनिक पैटर्न सो एज टू मेंटेन एस्थेटिक्स एंड फंक्शन इन अ पर्सन। ये ब्रेडर का कॉन्सेप्ट था। अगली टर्म जो इसमें दी है दैट इज ट्राइफोकल एलिप्स। देखो, ट्राइफोकल एलिप्स का मतलब है कि एक कर्व हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, दूसरा कर्व यहाँ पे अंदर को जा रहा है। मतलब वन फोकस इज दिस, सेकंड फोकस विल बी दिस एंड थर्ड फोकस इज दिस, क्योंकि पीछे भी हमारी जो आर्च है दैट इज कंस्ट्रिक्टिंग इन द बैकवर्ड्स। थर्ड जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज कैटनरी कर्व। देखो, कैटनरी कर्व इज अ शेप फॉर्म्ड बाय फ्री हैंगिंग चेन और वायर अंडर ग्रेविटी। अगर फ्रीली हमने हैंगिंग वायर बना दी है या फिर कोई चेन रखी है अंडर ग्रेविटी, तो उसमें क्या शेप में चेंज आता है उसको हम कहते हैं एज अ कैटनरी कर्व, ठीक है। वो जो कर्व होता है दैट इज द मोस्ट आइडियल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशन ऑफ अ वायर। मतलब वायर में उस टाइम मिनिमम स्ट्रेन है, तो हमें वो वाला कर्व मेंटेन करना है जब हम आर्च को बैलेंस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। सो लेट्स रीड देम। द ब्रेडर आर्च फॉर्म फॉर प्री फॉर्म्ड आर्च वायर्स इज बेस्ड अपॉन अ ट्राइफोकल एलिप्स, ठीक है। ब्रेडर आर्च फॉर्म इज बेस्ड ऑन ट्राइफोकल एलिप्स विच स्लाइटली राउंड्स द आर्च इन द प्रीमोलर रीजन। पहली चीज़ प्रीमोलर रीजन में राउंड करती है। कंपेयर्ड विद द कैटनरी कर्व एंड इट कंस्ट्रिक्ट्स इट पोस्टीरियरली, कंस्ट्रिक्शन विद पोस्टीरियरली, ठीक है। अब ये जो प्रीमोलर रीजन में कर्व कर रही थी, ये हमने कैटनरी कर्व से पता किया है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है, द आर्च वायर फॉर्म टू द ब्रेडर्स कर्व फिट्स मच बेटर इन द सेकेंड मोलर रीजन फॉर अनट्रीटेड पेशेंट दैन अ कैटनरी कर्व, ठीक है। जो अगर हम ब्रेडर फॉर्म बना रहे हैं तो वो मच बेटर अडेप्टेशन शो करती है इन द सेकेंड मोलर रीजन रादर देन द कैटनरी कर्व आर्च वायर, क्योंकि ब्रेडर वाली जो है वो पूरे मुंह का जैसा हमारे पास आर्च फॉर्म है उसी के बेसिस पे जो वायर बन रही है उसके ऊपर बेस्ड है, तो इट विल फिट बेटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द ब्रैकेट विच हैज़ अ लैचिंग क्लिप एंड दैट डज नॉट पुट प्रेशर ऑन स्मॉल राउंड वायर्स। राउंड वायर पे प्रेशर पुट नहीं करता, बट इट डज टाइटली होल्ड रेक्टेंगुलर वायर्स इन प्लेस, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर वायर्स को अपनी जगह पे बना के रखता है, तो इसका नाम है हमारे पास इनोवेशन एक्स। इनोवेशन एक्स ऑर्थोडोंटिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो एज टू ओपन ब्रैकेट्स विदाउट द रिस्क ऑफ ओवर एक्सर्टिंग फोर्स ड्यूरिंग ओपनिंग क्लिप्स ओवर टू द वायर। मतलब जब हम क्लिप ओपन करते हैं तो उसमें ओवर फोर्स हम इसके ऊपर ना लगाएं वायर के ऊपर, उसके लिए हम इनोवेशन एक्स को यूज़ करते हैं। तो राउंड वायर पे हमारे पास उतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगती है, तो वायर डिफॉर्म नहीं होगी, तो हमारे लिए फ़ायदा है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। In 1888, a treatise on irregularities of teeth and their corrections was published by who? So answer is John Nutting Farrar or John Farrar, F-A-R-R-A-R. John Nutting Farrar was an American dentist who is also considered as father of American orthodontics. Father of American orthodontics is John Nutting Farrar. ये अप्रैल 24, 1839 से लेकर 1913 जून तक ये जीवित थे। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन आर्च वॉज मेड बाय हु? ये वाली एक्सपेंशन आर्च हु मेड दिस? सो आंसर इज पेरे फॉर्शर्ड। अगला सवाल है, द एक्सपेंशन आर्च अप्लायंस वॉज मेड बाय हु? तो आंसर इज पेरे फॉर्शर्ड, ठीक है। पेरे फॉर्शर्ड 1678 से लेकर 1678 से लेकर 1761 तक इनका जीवन था। ही वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड अ डेंटिस्ट, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री. Pere Fouchard was first to describe the use of ligature wires so as to straighten the teeth, and the first expansion appliance that was built by him was Bandeu, B-A-N-D-E-A-U. ये वाला appliance Pere Fouchard जी ने बनाया था. Next, according to the PAR index, highest standard of treatment is indicated by what? Highest standard of treatment का मतलब है mean percentage reduction is greater than 70%, ठीक है. Mean percentage reduction is greater than 70%. A little about theory. PAR और या फिर peer assessment rating is used to measure the orthodontic treatment outcomes. अगर high PAR score आ रहा है, that
indicates that is high degree of dental irregularity or malocclusion. हाई पार स्कोर मतलब हाई डिग्री ऑफ डेंटल इरेगुलरिटी. अगर लो पार स्कोर आ रहा है तो मतलब लो डिग्री ऑफ डेंटल इरेगुलरिटी या फिर मालोक्लूजन. ठीक है. और पार स्कोर अगर लो है दैट इज़ फेवरेबल फॉर अ बेटर आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट. पार स्कोर में हम फॉलोइंग चीज़ें चेक करते हैं: अपर एंटीरियर अलाइनमेंट, लोअर एंटीरियर अलाइनमेंट, राइट बक्कल ऑक्लूजन, लेफ्ट बक्कल ऑक्लूजन, ओवर जेट, ओवर बाइट, सेंटर लाइन. ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम रॉ स्कोर देते हैं इसको. ठीक है. रॉ स्कोर जो है वो जो भी हमारे पास दिया हुआ है, जो ग्राफ में दिया होगा ब्रिटिश ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी ने, वो स्कोर हम अलॉट करेंगे. उसके बाद जो टोटल स्कोर आएगा उसमें हम प्री ट्रीटमेंट पार माइनस पोस्ट ट्रीटमेंट पार डिवाइडेड बाय प्री ट्रीटमेंट पार इनटू 100 करते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास टोटल स्कोर आ जाता है. तो फाइनली अगर हमारे पास ग्रेटर देन 70% रिडक्शन आ रही है तो हम कहते हैं कि ग्रेट इम्प्रूवमेंट हुई है. अगर लेस देन 70 और 30% के बीच में आ रही है, 30 to 70% के बीच में आ रही है, तो हम कहते हैं कि मॉडरेट इम्प्रूवमेंट हुई है. और अगर लेस देन हमारे पास 30% इम्प्रूवमेंट आ रही है तो हमारे पास लिटिल टू नो इम्प्रूवमेंट हम शो करते हैं इन आवर रिजल्ट्स. तो स्टार्टिंग में ही अगर हमारा पार स्कोर कम होगा, लेस होगा, तो वो रिलैप्स भी बहुत कम करेगा. ठीक है. रिलैप्स के चांसेस कम होंगे, हाई डिग्री ऑफ अलाइनमेंट आ जाएगी और फेवरेबल ऑक्लूजन बहुत जल्दी आ सकता है. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्वाड हेलिक्स. क्वाड हेलिक्स के लिए क्या क्या ट्रू है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. क्वाड हेलिक्स हेल्प्स इन मोलर डीरोटेशन, डीरोटेशन में हेल्प करता है. एंटीरियर एक्सपेंशन में हेल्प करता है. पोस्टीरियर एक्सपेंशन में क्वाड हेलिक्स हेल्प करता है. ठीक है. बेसिकली क्वाड हेलिक्स ऐसा दिखता है. ठीक है. 4 हेलिक्स होंगे इसमें. एंड दिस सप्लाइज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 0.038 इंच आर्च वायर. इट इज सोल्डर्ड इनटू बैंड्स विच आर सीमेंटेड ऑन टू रादर मैक्सिलरी परमानेंट मोलर या फिर डेसिडस मोलर के साथ इसमें सीमेंट कर देते हैं. लेकिन ये बच्चों में ज़्यादातर यूज़ होता है डेसिडस में. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट. अगर पेशेंट में हमारे पास फर्स्ट परमानेंट मोलर नहीं आया तो हम डेसिडस मोलर के ऊपर सीमेंट कर देते हैं इसको. तो जो ऑप्शन हमारे पास गलत था, इसमें गलत हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ था. तो राइट डायमेंशन ऑफ द वायर इज़ 0.038 इंच वायर यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द क्वाड हेलिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम डोज लिमिट फॉर ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर इज़ हाउ मच. तो इसमें आंसर हमारे पास 20 मिली सीवर्ट्स पर ईयर एवरेज. ठीक है. 20 मिली सीवर्ट पर ईयर एवरेज ओवर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में हमारे पास लेस देन 50 REM पर ईयर होनी चाहिए. ठीक है. तो ये बेसिकली याद करने वाला क्वेश्चन ही है. 20 मिली सीवर्ट पर ईयर एवरेज, अगर 5 साल के ऊपर एवरेज निकालते हैं तो लेस देन 50 REM पर ईयर हमारे पास होनी चाहिए. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डबल की होल टेक्निक. देखो, डबल की होल टेक्निक में हमारे पास 2 लूप्स बनते हैं, 2 की होल्स बनते हैं. सो इस लूप की जो लेंथ होती है नीचे से ऊपर तक वो 7 मिलीमीटर की होती है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ 8 मिलीमीटर्स. ठीक है. तो हमारे पास आंसर क्या बनता है? वर्टिकल हाइट ऑफ 7 मिलीमीटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लूप्स इज 8 मिलीमीटर्स. वर्टिकल हाइट 7 मिलीमीटर की और डिस्टेंस बिटवीन 2 लूप्स इज 8 मिलीमीटर्स. ये जो अप्लायंस हमारे पास यहाँ पे दिस इज नोन एज मॉडिफाइड रॉबर्ट्स रिट्रैक्शन अप्लायंस. ठीक है. इसमें हमारे पास डबल की होल लूप यूज़ किए गए. डबल की होल लूप यूज़ क्या है? सबसे पहले ये रेंज इंक्रीज़ कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है. क्या क्या इंक्रीज़ कर रहा है? रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी. अपर एंटीरियर्स को पीछे खींचने के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है. तो स्पेस क्लोजर के लिए भी यूज़ होगा. ठीक है. और ये लाइट फोर्स देता है, कम फोर्स की कम मैग्नीट्यूड की फोर्स देगा जिससे कि आगे वाले एंटीरियर्स को हम पीछे लेके आएंगे. एंड फाइनली एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इट इज़ यूज इन मॉडिफाइड रॉबर्ट्स रिट्रैक्शन अप्लायंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्टोडोंटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु एंड वेयर. देखो, ड्रिफ्टोडोंटिक्स कॉन्सेप्ट वाज इंडीड एसोसिएटेड विद वेरी सिंप्लेक्स टेक्निक. इस टेक्निक में यूज़ हुआ था, वेरी सिंप्लेक्स टेक्निक में. एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर R.G. विक एलेक्जेंडर. किसने किया था? डॉक्टर R.G. विक एलेक्जेंडर. दिस टेक्निक emphasizes the natural tendency of teeth to drift into the available spaces, particularly after extractions, and uses this phenomena to simplify orthodontic treatment. Basically what it's saying is कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग कम्प्लेक्स मैकेनिकल फोर्सेस, हम यहाँ पे क्या करते हैं? नेचुरल जो टूथ की मूवमेंट होती है, जो फिजियोलॉजिकल हमारी मूवमेंट है, उसी को यूज़ करके जो मिनिमल स्पेसेस हैं उनको हम कवर अप करते हैं. ठीक है. जिससे कि हम फाइनली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं बाय रिड्यूसिंग एक्टिव इंटरवेंशन इन दैट. अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू. तो स्टेटमेंट जो सही है उसी के बारे में बात करेंगे.
लैंग ब्रैकेट्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। लैंग ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर विच टूथ? तो आंसर इज लैंग ब्रैकेट्स इज यूज्ड फॉर कैनाइन्स। लैंग ब्रैकेट्स वर गिवन बाय डॉक्टर हॉवर्ड लैंग, ठीक है, और ये ज़्यादातर कस्पिड के ऊपर यूज़ होते हैं। लैंग ब्रैकेट्स आर यूज ऑन कस्पिड्स, दैट इज कैनाइन्स, ठीक है। सिंगल ब्रैकेट होगा, फ्लैट रोटेशनल विंग्स होंगे विथ सर्कुलर होल फॉर लाइगेशन। सिंगल ब्रैकेट, फ्लैट रोटेशनल विंग्स, फ्लैट रोटेशनल विंग्स विथ सर्कुलर होल्स फॉर लाइगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इंट्रूड अ मोलर? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से गलत जो है दैट इज फेस मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एसीटेट पील टेक्निक इज यूज फॉर? तो आंसर इज इनेमल सरफेस, ठीक है। बेसिक प्रोसीजर क्या होता है इसमें, जो एक ट्रांसपेरेंट हम एसीटेट शीट लेते हैं, उसको इनेमल के सरफेस के ऊपर प्रेस कर देते हैं, उसके बाद माइल्ड हीट अप्लाई करते हैं ताकि शीट जो है वो अडेप्ट कर जाए सारे पिट्स, फिशर, माइक्रो रिलीफ्स, जितने भी जगह है इनेमल की उसके ऊपर अडेप्ट कर जाए। फिर इस शीट को हम रिमूव कर लेंगे ताकि एग्जैक्ट इम्प्रेशन इनेमल का हमारे पास आ जाए, ठीक है। यूजेस क्या है कि हम इसमें इनेमल का माइक्रो स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है विदाउट डैमेजिंग और डूइंग एनीथिंग टू द टूथ। इससे हम पिट्स, फिशर्स वगैरह देख सकते हैं, कोई ना कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट अगर पेशेंट के दांत पे है तो वो भी देख सकते हैं, और टीचिंग में भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है। एसीटेट पील टेक्निक में हम एसीटेट की थिन शीट्स यूज़ करते हैं, थिन एसीटेट शीट्स विच आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। अगला सवाल है वेंटिलेटर अप्लायंस बाय पेरे फुशर्ड इज टाइड बाय व्हाट? तो आंसर है इसमें ब्रास या फिर सिल्वर लाइगेचर वायर। ब्रास या फिर सिल्वर लाइगेचर वायर जो है थी वो पेरे फुशर्ड ने यूज़ की थी फॉर टाइंग दिस वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन टूट जाएगा अगर रिटेनर इनफ्लेक्सिबल होगा। तो पहला है फाइबर रीइंफोर्स, दूसरा है मल्टी स्टैंडर्ड, तीसरा है नाइट आई रिटेनर, चौथा है सिंगल स्टैंडर्ड स्टेनलेस स्टील रिटेनर, ठीक है। नाइट आई काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, स्टेनलेस स्टील काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। मल्टी स्टैंडर्ड रिटेनर मल्टी स्ट्रैंड्स हैं तो स्ट्रेंथ जो है वो का ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंग द स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो सबसे इजीली टूटेगा हमारे पास फाइबर रीइंफोर्स्ड रिटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल करेक्टेड इन द क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी इज विच मसल? तो आंसर वी हैव इज लेविएटर वेलाई पैलेटनाई। कौन सा मसल करते हैं हम ट्रीट? लेविएटर वेलाई पैलेटनाई, बिकॉज लेविएटर वेलाई पैलेटनाई वाज ऑब्जर्व टू फॉर्म अ मस्कुलर स्लिंग, ठीक है। इस स्लिंग को हम ट्रीट कर रहे होते हैं सस्पेंडिंग द वेलम फ्रॉम द क्रेनियल बेस। जो लेविएटर वेलाई पैलेटनाई है इसके फाइबर्स आर ऑक्यूपाइड इन द मिडल बाय 50% ऑफ द वेलम lying in the transverse orientation and without any significant overlap across the midline. It is well placed to function as a prime mover in the velar component of the velopharyngeal closure. जब velopharyngeal closure होता है तो levator velli palatini जो है वो प्राइम फंक्शन कंसिडर करता है, तो वहाँ पे हमारे पास P, B ऐसे शब्द बोलने के लिए वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है। सो द वेलर कंपोनेंट ऑफ द palatopharyngeus consist of 2 heads clasping to the levator and inserting into the latter just in short of the midline. उसका pharyngeal component insert होता है into the superior constrictor in the lateral and posterior pharyngeal walls, ठीक है। Together these 2 muscles formed a sphincter. ये दोनों muscles मिला के एक sphincter बनाते हैं around the velopharyngeal port, suggesting that both muscles are involved in the pharyngeal component of velopharyngeal closure, ठीक है। palatopharyngeus जिसमें head आ रहा है और लैटर मिड लाइन की तरफ जा रहा है और एक फेरेंजियल कंपोनेंट आ रहा है, ये दोनों मिल के हमारे पास लेविएटर वेलाई पैलेटनाई बनाते हैं। तो फाइनली कौन सा मसल हम करेक्ट करते हैं इन क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी? लेविएटर वेलाई पैलेटनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलेनहोयर्स अलाइनिंग ऑक्सिलरी अप्लायंस इज मेड अप ऑफ विच वायर? तो इसमें आता है आंसर 0.009 सुप्रीम वायर, ठीक है। Mollenhauer aligning auxiliary can be effectively used for bodily alignment of lingually placed lateral incisors. जो lingually placed lateral incisors होते हैं उनकी bodily movement को करवाने के लिए ये appliance जो है वो यूज़ होता है। In a pre-adjusted edge-wise appliance therapy and it is an alternative to torquing with rectangular wires. ये एक alternative है to torquing with rectangular wires, ठीक है। कहाँ यूज़ हो रहा है? लिंगुली प्लेस्ड लेटरल इंसाइजेस के अंदर उनकी बॉडीली मूवमेंट करवाने के लिए, और इसका जो साइज है कौन सी वायर से और बन रहा है दैट इज 0.009 सुप्रीम। अगला डायरेक्ट एक स्ट्रेट अप क्वेश्चन पूछा है दैट इज मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में टॉर्क अकॉर्डिंग टू एमबीटी सिस्टम कितनी लगती है? तो आंसर वी हैव इज 17। एमबीटी सिस्टम का एक पूरा टेबल होता है, उसमें टॉर्क वैल्यूज दी होती हैं।
तो कुछ टॉर्क वैल्यूज़ की रेंज हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉर्क वैल्यूज़ रेंज करती हैं फ्रॉम 17 डिग्रीज़ टू -17 डिग्रीज़। दो याद रखेंगे इससे, 17 डिग्रीज़ है अपर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है, और जो लोअर सेकंड बाइकस्पिड है, लोअर सेकंड बाइकस्पिड मतलब लोअर सेकंड प्रीमोलर जो है उसमें -17 डिग्रीज़ की टॉर्क लगती है। जो अपर सेंट्रल इंसाइजर है उसमें 17 से 22 डिग्री की टॉर्क लग सकती है। बाकी पूरा टेबल याद करना इतना ईजी नहीं है तो उसको रहने देते हैं, एक बार देखना होगा तो देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ, दैट इज़ आइडेंटिफाई इमेज। तो दिस इज़ KIS सिस्टम, ठीक है। KIS सिस्टम या फिर कोरियन इनडायरेक्ट बॉन्डिंग सेटअप सिस्टम इज डेवलप्ड बाय मेंबर्स ऑफ कोरियन सोसाइटी ऑफ लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है, देख लो इसको। डेवलप्ड बाय कोरियन सोसाइटी ऑफ लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स एंड इट यूजेस अ ब्रैकेट पोजिशनिंग मशीन दैट अलाउज द पोजिशनिंग ऑफ ब्रैकेट्स ऑल एट वंस। एक बारी में सारी मशीन जो है सारे ब्रैकेट्स लगा देती है। दैट इज नोन एज KIS सिस्टम, कोरियन इनडायरेक्ट बॉन्डिंग सिस्टम या फिर सेटअप। अगला क्वेश्चन भी स्ट्रेट अप है, आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है, कौन सी चीज़ है ये? तो ये जो चीज़ है दिस इज नोन एज एंडरसन्स गॉज, ठीक है। एंडरसन्स गॉज बेसिकली फॉर पोजिशनिंग द ब्रैकेट और बैंड और फॉर चेकिंग बॉन्डेड ब्रैकेट हाइट। बॉन्डेड ब्रैकेट हाइट की को चेक करने के लिए या फिर ब्रैकेट या बैंड को पोजीशन करने के लिए ये यूज़ होता है। अगला सवाल है, साइमल्टेनियस न्यूक्लिएशन ऑफ सॉलिड ग्रेन्स एंड गैस बबल्स एट द फर्स्ट मोमेंट दैट द मेटल फ्रीजेज एट द मोल्ड वॉल्स इज नोन एज सब सरफेस पोरोसिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियस न्यूक्लिएशन हो रही है सॉलिड ग्रेन्स और गैस बबल्स की, जब पहली बार मेटल फ्रीज कर रहा है उसको हम कहते हैं सब सरफेस पोरोसिटी। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज अ मायोडायनेमिक अप्लायंस। देखो मायोडायनेमिक अप्लायंस क्या होता है, ये बेसिकली मसल एक्टिविटी को ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है रादर दैन एक्सटर्नल फोर्स, ताकि हम जो टीथ है उनकी मूवमेंट करवा सकें। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो उसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज़ हार-वॉल्ट्ज़ एक्टिवेटर। हार-वॉल्ट्ज़ एक्टिवेटर हमारे पास मायोडायनेमिक अप्लायंस है। अगला सवाल है, पिचफॉर्क एनालिसिस वाज गिवन बाय हु या फिर इंट्रोड्यूस बाय हु। बेसिकली पिचफॉर्क एनालिसिस जो है दैट इज़ यूज्ड टू evaluate anterior posterior jaw relationship and dental compensation in class 2 and class 3 malocclusions। क्लास 2 और क्लास 3 malocclusion में ये यूज़ होता है पिचफॉर्क एनालिसिस, और ये दिया था हमारे पास जॉनस्टन LE ने, JOHNSTONLE, ठीक है। ये स्पेलिंग 2 ऑप्शन में दी हुई है लेकिन दूसरे में ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया हुआ, तो जॉनस्टन LE ने दिया था पिचफॉर्क एनालिसिस। नेक्स्ट, फैंटम एक्टिवेटर थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु। तो फैंटम एक्टिवेटर थ्योरी थी क्या, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या कहता है कि जब अप्लायंस बंदा नहीं पहन रहा है तो एक न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में एक मेमोरी बन जाती है, अगर उसने बहुत टाइम से उसे पहना हुआ है तो वो पोस्चर ऑफ अप्लायंस को रिमेंबर करता है, और ये एक फैंटम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है फॉर मैंडिबुलर ग्रोथ, टूथ पोजिशन एंड ऑक्लूजन, ठीक है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट शेन टू explain the mechanism of functional appliances like activator in orthodontics। स्पेलिंग रॉबर्ट शेन की है ROBERTSHAYNE, शायन। नेक्स्ट इज मीजोडर्मल माइग्रेशन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु। तो आंसर है हमारे पास VEAU। व्यू ने ये मीजोडर्मल माइग्रेशन थ्योरी दी थी। दिस थ्योरी वाज फर्दर endorsed बाय विक्टर व्यू 1935 एंड सपोर्टेड बाय स्टार्क इन 1954। मीजोडर्मल थ्योरी प्रपोज करती है दैट ओरल एंड नेजल कैविटीज डीपन एंड देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ फेशियल प्रोमिनेंसेस ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ मीजोडर्म, ठीक है। मतलब फेशियल प्रोमिनेंसेस का जो साइज है वो डीपन कर जाता है ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ मीजोडर्मल लेयर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू वर्टिकल लाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु। तो आंसर इज आर्नेट ARNETT एंड ब्रैगमैन BREGMANN। आर्नेट और ब्रैगमैन ने हमारे पास ट्रू वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। द ट्रू वर्टिकल लाइन इज एन एंटीरियर पोस्टीरियर रेफरेंस लाइन यूज्ड इन सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस, और इसमें क्या होता है कि हम एक सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क से एक वर्टिकली एक लाइन बनाते हैं जिससे हम फेशियल हार्मनी या फेशियल प्रोफाइल वगैरह स्टडी करने में हम यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, नेगेटिव ग्रोथ इज सीन इन विच ऑर्गन। नेगेटिव ग्रोथ का बेसिकली मतलब है कि रिडक्शन इन साइज, मास या फिर उसका कोई भी कंपोनेंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ ग्रोथ, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ। तो आंसर है हमारे पास थाइमस।
थाइमस हमारे पास जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे नेगेटिवली ग्रो करता है, मतलब थाइमस का साइज जो है वो श्रिंक करता जाएगा विद एज। अगला सवाल है टूथ मूवमेंट इन अलाइनर ट्रीटमेंट इज़ बाय हाउ मच। अलाइनर ट्रीटमेंट में टूथ मूवमेंट कितनी होती है, तो दिस रेंजेस, तो एवरेज हमारे पास है 0.2 मिलीमीटर्स। अगला सवाल है द क्लिनिकल डिफरेंस बिटवीन अपर्ट क्राउजन एंड पेफीफर सिंड्रोम इज़ क्या। तो डिफरेंस होता है हैंड डिफॉर्मिटीज़ में, ठीक है। जो एपर्ट सिंड्रोम होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो एक ही, कभी कभार 3-3 डिजिट ही मिलते हैं, कभी कभार मतलब 5 उंगलियों की जगह 3 ही उंगलियाँ होती हैं। इन पेफीफर सिंड्रोम देयर इज कम्प्लेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर, जिससे कि सर्टेन बोन्स ऑफ द स्कल दे विल फ्यूज टुगेदर बिफोर दे डेवलप फुली, मतलब पूरी डेवलपमेंट होने से पहले ही स्कल की बोन्स जो है वो फ्यूज़ कर जाती हैं। दिस प्रिवेंट्स द स्कल फ्रॉम ग्रोइंग नॉर्मली, ठीक है। अफेक्टिंग द शेप ऑफ हेड, फेस एंड समटाइम्स कॉज इंक्रीज प्रेशर अराउंड द ब्रेन। जैसे क्रेनियोसिनोस्टोसिस होती है वैसे ही पेफीफर सिंड्रोम में हमारे पास सारे स्कल की बोन्स फ्यूज़ कर गई हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर गया। पेफीफर सिंड्रोम ऑल्सो अफेक्ट्स हैंड्स एंड फीट इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विद दिस कंडीशन विल हैव ब्रॉड शॉर्ट थम्स, बिग टोज, बड़े शॉर्ट थम्स होंगे और बड़ा उनका टो होगा। दे मे हैव वेबिंग बिटवीन द फिंगर्स एंड टोज। पेफीफर सिंड्रोम अकर्स इन 1 out of 100,000 न्यूबॉर्न्स। 1:1 लाख इसका रेट है। अगला सवाल एक्यूस्टिक फेरेंजियोमेट्री इज़ यूज फॉर व्हाट। पहली बात, एक्यूस्टिक फेरेंजियोमेट्री होती क्या है। इसमें एक फेरेंजियोमीटर होता है जिससे हम एक माउथ पीस निकालते हैं और पेशेंट को मुंह पे रखते हैं। अब साउंड वेव जाती है अंदर, अब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है सोनार की तरह, डिफरेंट डायमीटर जो है वो एयरवे का वो पता चलता है। तो इसको हम एनालाइज करते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया और वॉल्यूम जो है उसको एनालाइज करके हम फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से अकूस्टिक फेरेंजियोमेट्री इज़ यूज टू असेस द फेरेंजियल एयरवे इन 3 dimensions विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड ऑल्सो इन डायनेमिक स्टेट। जब पेशेंट को बोलने को बोलेंगे तब भी हम चेंजेस चेक करेंगे ग्राफ के ऊपर कि कितने आ रहे हैं अकॉस्टिक फेरेंजियोमीटर के ऊपर। अगला सवाल, हिल्गर्स एसिमेट्रिकल टी लूप इज़ मेड अप ऑफ व्हाट। तो आंसर है हमारे पास 0.019 क्रॉस 0.025 TMA। इससे हम हिल्गर्स एसिमेट्रिकल टी लूप बनाते हैं। हिल्गर्स एसिमेट्रिकल लूप जो था वो जेम्स जे हिल्गर ने दिया था, ठीक है। अब इसको हम TMA वायर से बना लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, या फिर 0.018 ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। ऐसा बनता है ये, ऐसी एंड देन ऐसी, ठीक है। इसमें 5 मिलीमीटर का वर्टिकल स्टेप होता है, 2 मिलीमीटर का एंटीरियर लूप होता है, दिस इज 2 मिलीमीटर एंटीरियर लूप, और 5 मिलीमीटर का पोस्टीरियर लूप होता है, ठीक। अगला सवाल सिंपल पूछा गया, प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन यूजेज व्हाट। तो आंसर है इट यूजेज पेरोक्साइड। प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन यूजेज पेरोक्साइड। बेसिकली इसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वेपर्स को यूज़ करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन। हम उसको स्टेरिलाइजेशन चैम्बर में डालते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव का सोर्स जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को OH नेगेटिव और O नेगेटिव आयंस में या फिर फ्री रेडिकल्स में तोड़ देता है। ये जो फ्री रेडिकल्स या हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर उसको डिसरप्ट कर देती हैं। माइक्रोब्स का DNA प्रोटीन्स उनको तोड़ देती हैं, जिससे कि माइक्रोब्स डेड हो जाते हैं और स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। अगला सवाल है ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस रिजॉर्प्शन इज़ व्हाट। देखो सरफेस रिजॉर्प्शन का पहले तो मतलब क्या होता है। सरफेस रिजॉर्प्शन स्लो लोकलाइज्ड कोई भी चीज़ होती है जिसमें कोई भी चीज़ का सरफेस जो है उससे वो रिजॉर्व हो रहा है। जैसे बोन से बोन का कैल्शियम रिजॉर्व हो रहा है, टूथ स्ट्रक्चर से टूथ का कैल्शियम रिजॉर्व हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि रीमॉडलिंग हो जाती है या फिर ओवरऑल चीज़ जो है वो डेड हो जाती है। तो सरफेस रिजॉर्प्शन को कैसे ठीक किया जा सकता है। सरफेस रिजॉर्प्शन किसी न किसी प्रेशर या फिर किसी न किसी बाहर की ईटियोलॉजी की वजह से होती है। तो अगर हम ईटियोलॉजी को रिमूव करते हैं देन दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल रिमूव द सरफेस रिजॉर्प्शन। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ OSA। पहले तो OSA का मतलब पता होना चाहिए। OSA मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें कि स्लीप जो है वो रिपीटेड एपिसोड्स में बॉडी पेशेंट की टूटती रहती है कोई भी रीज़न की वजह से। तो OSA में हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। हमारे पास मैक्सिलो-मैंडिबुलर डिफरेंशियल आ जाता है, मतलब मुख खुला रहेगा, मॉर्निंग हेडेक्स रहेंगी, डे टाइम स्लीपीनेस रहेगी, पर्सन लेथार्जिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वाटरी माउथ कोई भी, ये जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वाटरी माउथ, ये गलत है। ये कोई ऑप्शन नहीं होता सिम्टम ऑफ OSA के अंदर। अगला सवाल है ट्रू अबाउट OSA इज़ व्हाट। देखो एपनिया हाइपो एपनिया इंडेक्स AHI
It is an average index that combines the number of apneas and number of hypoapneas that occur per hour of sleep. और इसी एपनिया और हाइपोएपनिया के एपिसोड्स के बेसिस पे हम इसे कैटेगराइज करते हैं. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन, अगर माइल्ड हम कहेंगे OSA है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया माइल्ड है, तो मतलब 5 से 15 बार बंदा जो है वो उठ रहा है, एपनिया हो रहा है और हाइपोएपनिया हो रहा है. एपनिया का मतलब हुआ कि हमारे पास सांस बंद हो गई 10 सेकंड के लिए कम से कम, ठीक है, मतलब एयरवे जो है, एयर फ्लो जो है वो नहीं आ रहा ढंग से, 10 सेकंड तक नहीं आ रहा है. हाइपोएपनिया का मतलब है कि 30% से ज़्यादा डिक्रीज हो गया है इन द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज़ बीइंग इंस्पायर्ड. तो अगर इनके 5 से 15 एपिसोड अगर आ रहे हैं पर आवर, तो हम कहते हैं दिस इज़ माइल्ड OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. मॉडरेट के लिए क्या कहेंगे कि 15 से 30 एपिसोड एपनिया हाइपोएपनिया के हो रहे हैं पर आवर, तब इसको कहेंगे मॉडरेट. और सीवियर में बंदा 1 घंटा सो रहा है, उसमें से 30 बार उसका जो है एपिसोड आ रहे हैं एपनिया हाइपोएपनिया के, तो दैट इज़ नोन एज सीवियर केस ऑफ OSA. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फुट एंड शू प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय हु? आंसर इज राइचनबैक एंड टार्ट्स. किसने किया था? राइचनबैक एंड टार्ट्स. फुट एंड शू प्रिंसिपल क्या है? अगर फुट है आपका तो वो रिप्रेजेंट करता है मैंडिबल को, और शू विल रिप्रेजेंट द मैक्सिला. इफ द मैक्सिला और द शू इज टू नैरो, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द फुट टू स्लाइड फुली इनटू द शू. ठीक है. नाउ बाय वाइडनिंग द शू, अगर हम शू को थोड़ा वाइडन कर देते हैं, देन फुट विल स्लाइड इनटू इट्स यूजुअल पोजीशन. तो यही प्रिंसिपल है कि अगर मैक्सिला छोटा है तो हम मैक्सिला को थोड़ा वाइड कर देंगे, तो ताकि मैंडिबल इजीली इसमें स्लाइड कर जाए. अगला सवाल सीधा सीधा है. यूज्ड ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स एंड वायर्स आर प्लेस्ड और पुट इन विच कंटेनर? तो आंसर इज वाइट कंटेनर. डिस्पोज करने के लिए पूछ रहा है, कौन से में करेंगे? वाइट में करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर स्टॉप्स आर नॉट यूज्ड फॉर व्हाट? देखो मोलर स्टॉप होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ है. मोलर स्टॉप रेज्ड एरिया होता है मोलर्स के ऊपर, ठीक है, जिससे कि बाइट पूरी खुल जाती है. ये हम क्यों करते हैं? ये हम बैक टीथ को स्लाइटली अपार्ट करके रखते हैं ताकि फ्रंट टीथ को हम करेक्ट कर सकें. उसके लिए हम मोलर स्टॉप यूज़ करते हैं. तो कहाँ कहाँ हम मोलर स्टॉप्स यूज़ करते हैं? टू स्टॉप प्रोक्लिनेशन ऑफ इंसाइजर्स, टू स्टॉप मीजल मूवमेंट ऑफ मोलर्स, टू कंट्रोल आर्च लेंथ. इन तीनों में हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन मोलर स्टॉप कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्टलाइजेशन ऑफ मोलर. मोलर को पीछे नहीं ले जा सकता मोलर स्टॉप, ठीक है. उसको प्रोक्लिनेशन, इंसाइजर्स की प्रोक्लिनेशन रोक सकता है, मीजल मूवमेंट मोलर की रोक सकता है, आर्च लेंथ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डिस्टलाइजेशन ऑफ मोलर नहीं कर सकता. चौथा ऑप्शन हमारे पास है डिस्टलाइजेशन ऑफ मोलर, जो गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर लोअर लेटरल इंसाइजर क्राउडिंग? लोअर लेटरल इंसाइजर की क्राउडिंग किस किस वजह से नहीं हो सकती? ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज़ ऑर्थोडोंटिकली ट्रीटेड आर्च फॉर्म. अगर हम किसी चीज़ को ऑर्थोडोंटिकली ट्रीट कर रहे हैं तो क्राउडिंग क्यों होगी? तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है. दिस विल बी रूल्ड आउट. अब बाकी 3 ऑप्शन कौन से हैं जिनकी वजह से क्राउडिंग हो सकती है? सॉफ्ट टिश्यू मैच्योरेशन. अगर सॉफ्ट टिश्यू मैच्योरेशन ढंग से नहीं हो रही है तो लोअर इंसाइजर्स में क्राउडिंग हो सकती है. थर्ड मोलर इरप्ट कर रहा है तो थर्ड मोलर धक्का लगाएगा पीछे से, आगे के दांत जो है क्राउड कर जाएंगे. तीसरा लेट मैंडिबुलर ग्रोथ है, मतलब पहले मैंडिबल छोटी थी तो आगे क्राउडिंग होगी, और अगर मैंडिबल बाद में ग्रो करती रहे लेकिन आगे क्राउडिंग रहेगी. अनलेस एंड अनटिल हम फोर्थ ऑप्शन से, जो कि है हमारा ऑर्थोडोंटिकली ट्रीटमेंट, उससे इसको ठीक करें. नेक्स्ट, ट्रू अबाउट एंटीरियर गाइडेंस इज विच स्टेटमेंट? फर्स्ट थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन आर्टिकुलर एमिनेंस. Anterior guidance will depend upon articular eminence. Second चीज़, anterior guidance will depend upon labial surface of lower incisors. तीसरी चीज़, anterior guidance will depend upon lingual surface of upper anteriors. तो तीनों स्टेटमेंट हमारे पास सही है. पहली स्टेटमेंट कह रही है कि anterior guidance will depend upon articular eminence. Anterior guidance will depend upon labial surface of lower incisors. तीसरी स्टेटमेंट, anterior guidance depend upon लिंगुअल सरफेस ऑफ अपर एंटीरियर्स. अब इसमें एंटीरियर गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि जब हमारे दांतों को हम फ्रंट में लेके आते हैं तो इंसाइजर्स और कैनाइन जो है वो पूरे लोअर जॉ की मूवमेंट करवाते हैं ड्यूरिंग टॉकिंग, च्यूइंग, बाइटिंग, ऐसे फंक्शनल लेटरल मूवमेंट कराती, फॉरवर्ड मूवमेंट कराती. ये जो है वो आगे वाले दांत खुद ही गाइड होकर एक ऑक्लूजन में आ जाते हैं. इसको हम कहते हैं एंटीरियर गाइडेंस. अगला सवाल, स्लॉट ऑफ एंगल्स रिबन आर्च ब्रैकेट इज हाउ मच? सो आंसर इज 10x20. एंगल्स रिबन आर्च ब्रैकेट, सम थ्योरी, इसको हम कह सकते हैं रिबन आर्च. इसका दूसरा नाम है रिबन आर्च, दिस वाज गिवन इन 1915.
पहला अप्लायंस था जिसमें ट्रू ब्रैकेट यूज़ किया गया था, ब्रैकेट ट्रूली यूज़ किया गया था। पहला अप्लायंस था रिबन आर्च अप्लायंस। इट प्रोवाइडेड वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्लॉट, वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्लॉट प्रोवाइड करता था। गोल्डन रिबन 10x20 आर्च वायर वाइज यूज़, गोल्डन रिबन 10x20 आर्च वायर इसमें यूज़ की गई थी। गुड स्प्रिंग क्वालिटीज़ थी इसमें। एफिशिएंट अलाइनमेंट, गुड स्प्रिंग क्वालिटीज़, एफिशिएंट अलाइनमेंट, पुअर कंट्रोल ऑफ रूट पोजीशन। इसमें रूट की पोजीशन हम इजीली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ हाई रेजिलियंसी ऑफ द वायर। वायर कौन सी यूज़ की? गोल्ड रिबन 10x20 आर्च वायर। और पुअर कंट्रोल ओवर मीजियो डिस्टल टिप, मतलब रूट की पोजीशन और मीजियो डिस्टल टिप्स की पोजीशन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ हाई रेजिलियंसी ऑफ द वायर्स। नेक्स्ट, CBCT इज नॉट यूज फॉर, पहली चीज़ CBCT इज़ कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इट इज़ अ मेथड ऑफ रेडियोग्राफिक इमेजिंग, ये हमें पता है, जिसमें हम 3D एक्यूरेट इमेजेस निकाल सकते हैं ऑफ हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं हमारे पास। फ्रैक्चर्स में हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं, सुपर इम्पोजिशन में हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं, सेगमेंटल एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर होंगे। चौथा ऑप्शन है सॉफ्ट टिश्यू एडिमा। अगर CBCT हम हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं तो वी कैन नॉट चेक फॉर सॉफ्ट टिश्यूज एडिमा इन CBCT। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्शियम फॉलेट इज़ यूज्ड एज व्हाट? स्ट्रॉन्शियम फॉलेट ऑस्टियो या फिर ऑस्टियो इंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। देखो, स्ट्रॉन्शियम फॉलेट जो है हमारे पास, दैट इज़ अ कंपाउंड दैट सिमुलेट्स द बोन फॉर्मेशन बाय प्रमोटिंग द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, इनहिबिटिंग द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड दस इट इज़ ऑस्टियो इंडक्टिव। ऑस्टियोब्लास्ट को इंक्रीज कर रहा है और ऑस्टियोक्लास्ट को डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑस्टियो इंडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्शियम फॉलेट करता है। इसमें हम बोन ग्राफ्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर देते हैं, उसको भरते हैं, उसको डेंटल बोन रीजनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस थेरेपी के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक ये रिसर्च में चला हुआ है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? पहली स्टेटमेंट है टू एक्टिवेट द स्प्रिंग स्टेनलेस स्टील लाइगेचर इज गाइडेड थ्रू द हेलिक्स एट द एपेक्स ऑफ वर्टिकल लूप। इस वाले स्प्रिंग को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एपेक्स ऑफ द वर्टिकल लूप पे हम फोर्स लगाएंगे, यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है द रेसिप्रोकल फोर्सेस फ्रॉम द इंसाइजल थर्ड ऑफ द एसेंट टीथ विच आर कॉन्टैक्टेड बाय द लेटरल एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग आर प्रेजेंट। अब इस टूथ को हम बाहर निकालने की कोशिश करें तो ये वाला जो दांत है, बाहर वाले दांत, इन पे रेसिप्रोकेटिंग फोर्स लगती है। ठीक है, मतलब ये अंदर को फोर्स लगेगी तभी ये बाहर को पुश होगा। तीसरा हमारे पास द वर्टिकल लूप ऑफ द किलोई स्प्रिंग कैन बी एडजस्टेड टू प्रोड्यूस लाइट फोर्स टू असिस्ट इन क्लोजिंग और मेंटेनिंग ओपनिंग स्पेस। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। वर्टिकल लूप ऑफ किलोई स्प्रिंग उसको एडजस्ट किया जाता है सो एज टू प्रोड्यूस लाइट फोर्स टू असिस्ट इन क्लोजिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द ओपनिंग स्पेस। ठीक है, अब जो अप्लायंस इसमें यूज़ किया गया है ये वाला अप्लायंस है। ठीक है, तो एक बार तीनों स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। टू एक्टिवेट द स्प्रिंग स्टेनलेस स्टील लाइगेचर इज गाइडेड थ्रू द हेलिक्स एट द एपेक्स ऑफ द वर्टिकल लूप। ठीक है, इसको गाइड किया जाता है थ्रू द हेलिक्स एट द एपेक्स ऑफ द वर्टिकल लूप। अब रेसिप्रोकल फोर्सेस कहाँ से लग रही थी हमारे पास? इंसाइजल थर्ड ऑफ द एडसेंट टीथ, वो हमने बात कर ली। द वर्टिकल लूप ऑफ द किलोई स्प्रिंग कैन बी एडजस्टेड टू प्रोड्यूस लाइट फोर्स सो एज टू असिस्ट इन मेंटेनिंग क्लोजिंग और ओपनिंग द स्पेस। ठीक है, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इस लूप को हम चेंज कर सकते हैं ताकि हम क्लोज कर सकें, मेंटेन कर सकें या ओपन कर सकें स्पेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो स्ट्रेट अप। अकॉर्डिंग टू Gianelli 2003 द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी डन बाय देम वाज व्हाट? इनका कंक्लूजन ये था कि नीदर एक्सट्रैक्शन नॉर नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट हैज़ प्रेफरेंशियल इफेक्ट्स ऑन स्माइल एस्थेटिक्स। ठीक है, ये कहता है ना ही एक्सट्रैक्शन ना ही नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट हैज़ अ प्रेफरेंशियल इफेक्ट ऑन स्माइल एस्थेटिक्स। अगला सवाल, ONG प्रोजेक्शन इज़ यूज फॉर व्हाट? ONG प्रोजेक्शन का मतलब होता है ऑर्थोनेजल ग्रोथ प्रोजेक्शन। ठीक है, उसका बेसिक पर्पस है कि हम ग्रोथ ट्रीटमेंट प्लानिंग या फिर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ कोई भी हैं तो उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ONG प्रोजेक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनिंग कैनाइन इम्पैक्शन के लिए। ठीक है, a true vertex occlusal film using ONG projection showing 2 palatal canines, यहाँ पे 2 palatal canine हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, this one and this one। ठीक है, the right canine is close to the arch, almost vertical. Right canine is close to the arch, almost vertical. The crown of the left canine reaches the midline suture. Crown of the left canine it will reach the midline suture. While the root apex is close to the line of the arch. While the root apex is close to the line of the arch. ये शो करता है ONG प्रोजेक्शन। सो इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर कैनाइन इम्पैक्शंस।